हाय, आप सभी का YouTube चैनल जेएमडी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का बिल्कुल आसान और शॉर्ट तरीके से सोल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। आप कोई भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में डालिए, जरूर समाधान होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके उनको गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग कितनी बार गया भाई? 38 में पहले भाग दे रहे, 7 बार गया 35, बच गए 3, फिर 6 बार 30, फिर बच गए 2, 5 बार। फिर आपस 5 है तो 5 का भाग दे दो। 5 का भाग दे 5 एकम 5, बच गए 2, फिर 25, 5 दिए 15। फिर आपस अब देखो 5 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग दे दो। 3 की विभाज्यता नियम, अंकों को जोड़ करके देखिए क्या उसमें 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में 3 का भाग जाएगा। चलो 3 का भाग देंगे, 3 × 5 = 15, फिर 3 एकम 3, फिर 3 का दे दिया कितनी बार? 17 बार। फिर 17 में भाग दे दिया 17 एकम 17। अब लिख दीजिए आप 38, 25 बराबर सबसे छोटा देख लो 3 कितनी बार आया? 2 बार। ये 3 की घात 2। 5 कितनी बार आया? 2 बार। ये 5 की घात 2। 17 कितनी बार आया? ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5005 में सबसे पहले किसका भाग दे दो? 5 का भाग दे दो। 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5, 1000 एक बार चला गया। अब किसका भाग दे भाई? 1001 में न तो 3 का जा रहा है, किसी का 4 का, 5 का। अभाज्य संख्या को 5 तक नहीं जा रहा तो 7 का दे दो आप। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए तो 7 ये 21। अब किसका भाग जा रहा है? नहीं तो 7 का भी नहीं जा रहा है तो 11 का भाग दे दो। 11 एकम 11 है ना, फिर बच गए 3, 11 33, तो 13 में तो 13 का भाग जाएगा। एक तो 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, ये इनका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7429, तो ये एक ऐसी संख्या है। अब क्या बताएं इसमें वास्तव में, शुरू से लेकर के अभाज्य संख्या में 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है, 13 का भी नहीं जा रहा है। तो 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 17। तो 17 का भाग दे दो सबसे पहले। 17 का भाग देंगे तो 17 चौक 68, बच गए 6, फिर 17 3 51, फिर बच गए वापस 17 3 51, 9 2 11 119, तो 17 7 119, यानी 437 बार चला गया। अब 437 में किसका भाग दे भाई? 437 में भी 17 की अगली भाज्य संख्या देखो 19, तो 19 का भाग दे दो। 437 में 19 का भाग दिया, 19 गुना 38, बच गए 5, 19 दिया 57, और 23 में किसका चला जाएगा? एक बार। यानी इसके आपके टुकड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई? 17 × 19 × 23, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरीके से हम पहले सवाल को करेंगे। 3 सवाल मैंने ले लिए और पहला दूसरा आपको करना है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, फिर दोनों संख्याओं के गुणनफल = एचसीएफ × एलसीएम की जांच भी करनी है। चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले क्या करेंगे भाई? 510 के टुकड़े करो। 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया भाई? 510 में जब 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, फिर बच गया 1 2 पंजे 10, फिर बच गया 1 2 पंजे 10। फिर आपस किसका भाग दे दो? अच्छा 3 का भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 चौक 3 6 24, हाँ 3 का भाड़ा बोलेंगे तो 3 8 24, 8 बार चला गया, फिर बच गया 1 3 बजे 15, फिर आपस 8 5 13 का भाग जा रहा है, 5 का दे दो। 5 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया भाई? 17 पंजे 85, 17 का भाग दे दो 1, तो 510 के टुकड़े ये हो जाएंगे। फिर आपस 92 के टुकड़े कर लो। 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया भाई? 2 चौके 8, फिर बच गया 1 2 3 12, फिर 2 का दे दिया कितनी बार? 23 बार, फिर आपस 23 का दे दिया 1 बार। चलो लिख दीजिए आप 510, 2 कितनी बार? 1 बार, 3 कितनी बार? 1 बार, 5 कितनी बार? 1 बार, 17 कितनी बार? 1 बार। 92 के टुकड़े 2 कितनी बार आया भाई? 2 बार, और 23 कितनी? 1 बार। चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। मैंने आपको थ्योरी का पूरा वीडियो बनाया हुआ है पहली प्रश्नावली के लिए, आप देख सकते हो, सारी परिभाषाएं बताई हुई हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है, उन उभयनिष्ठ गुणनखंड सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड लेते हैं एचसीएफ के अंदर। तो इसमें जब हम एचसीएफ निकालेंगे, कौन से सवाल में भाई? दूसरे के पहले सवाल में एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ कौन है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। छोटी घात वाला कौन है? 2 ये, तो ये 2 हो जाएगा। और कोई उभयनिष्ठ है क्या? और कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो एचसीएफ का 2 हो जाएगा। फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम में क्या लिखते हैं हम?
संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात वाला गुणनखंड लिखते हैं और शेष सभी गुणनखंड लिखते हैं एलसीएम में। तो दो तो उभयनिष्ठ था, इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की घात 2 है। और कौन कौन बच गए? 3 बच गया शेष, 5 भी बच गया, 17 भी बच गया और 23 भी बच गया। इनको मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60 और फिर आपको 17 को 23 से गुणा कर लो। 17 × 51, 5 का 80, 7 दूना 34, 5 391 और इनको गुणा किया तो 0 6 54 के 4, 5 का 80 यानी 23,460। ये तो आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। और अब इनकी जांच के लिए क्या करें भाई? सवाल ये भी कह रहा है जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ तीसरे सवाल को या आगे कर रहा हूँ। जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो जांच करते हैं। दोनों संख्या कौन है भाई? 510 इंटू 92 इज इक्वल एचसीएफ क्या है आपके पास? 2 आया और एलसीएम क्या है? 23,460 आया। चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे किसको? 51 को 92 को गुणा करके देख लो, फिर 0 लगा देंगे लास्ट में। गुणा किया तो 2 102 9 9 पंजे 45 2 9 6 1 यानी 46,920 हमने गुणा कर दिया। अब वापस इनको भी गुणा कर लो। गुणा करेंगे तो 0 पे 0, 6 दूनी 12 के 2, 1 का हासिल, 4 दूनी 8 रहे 9, 3 दूनी 6 4 इक्वल है, मतलब सत्य बात है। तो ये जान चुकी यानी ऐसे हमारे को दूसरा सवाल पूरा करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो तीसरे का पहला ही सवाल हम ले रहे हैं। संख्या अपने पास क्या क्या है भाई? 12 है, 15 है और 21 है। तो सबसे पहले टुकड़े करो। टुकड़े करेंगे 12 के 2 6 फिर 2 3 3 1। 15 के टुकड़े किए क्या है भाई? 3 5 5 1। फिर 21 में 3 का भाग दे दो, 3 7 21 7 1 7 ये हो गए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले आप लिखो 12 के टुकड़े किए तो कितनी बार? 2 बार, 3 1 बार। फिर 15 के 3 इंटू 5, फिर आपस 21 के टुकड़े किए 3 इंटू 7। वही बात एचसीएफ में क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड लेते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है, बराबर भी है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही लेना है। यूं नहीं कि भी 3 बराबर घात है, 1 1 1 तो तीनों में नहीं, एक ही लेना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम की डेफिनेशन क्या बताइए? निकालते कैसे है? परिभाषा अलग है, निकालेंगे कैसे? अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ गुणनखंड में से सबसे बड़ी घात वाला गुणनखंड लेते हैं तथा शेष सभी गुणनखंड भी लिखते हैं। तो 3 तो आएगा ही आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 2 की घात 2 भी आएगा। मल्टीपल कर दो 15, फिर वापस इंटू 7 और इसको 4, फिर आप इसको गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 और 7 और 420 ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये इससे आंसर हो गया और ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तीसरे का पहला। तीसरे का दूसरा सवाल ध्यान से देखिए भाई। दूसरा सवाल संख्या क्या है आपके? 17 23 और 29। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ध्यान देना। 17 के टुकड़े करेंगे तो 17 होगा, 23 के टुकड़े करेंगे तो 23 ही होंगे और 29 के भी टुकड़े करेंगे तो 29 ही होंगे, क्योंकि तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। तो फिर अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई? एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालते कैसे हैं? देखिए, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड लेते हैं। अब इसमें तो कोई उभयनिष्ठ ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इंटू 1 लगा लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 1 और लसब क्या हो जाएगा भाई? लसब हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। 3 को गुणा करके आप लिख सकते हो, आंसर हो जाएगा आपका ये, बस एलसीएम हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। एचसीएफ दे रखा है 9। चौथे क्वेश्चन के अंदर यही कर रहा हूं मैं। चौथे क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ इनका दिया हुआ है आपको 306 और 657 का एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9। तो एलसीएम हमारे को ज्ञात करना है। मैंने आपको पूरा का पूरा एक पूरी मतलब सारांश थ्योरी आपको पूरी बता रखी है कि भाई कैसे क्या करते हैं। जब दो संख्याओं का आपको लेसर दिया है या एचसीएफ दिया है, फिर कैसे दूसरी संख्या निकाले, कैसे पहले निकाले, कैसे एलसीएम निकाले, सारी चीजें हैं। यानी अब आपके दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया। तो माना कि ये दो संख्या, ये ए है, ये क्या है? बी है। अब हमारे को पूछ रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सूत्र जो होता है हमारा, कौन सा सूत्र होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये सूत्र होता है।
है ना, पता रखा मैंने थ्योरी में। तो चलिए अब हमारे को क्या निकालना है, लसम निकालना है। तो लसम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, पक्षांतर कर लो। दोनों संख्या कौन कौन सी है, 306 × 657, एचसीएफ नीचे आ जाएगा, नो काट दो इनको, सॉल्व करेंगे तो 9 7 63, 9 7 63, फिर बच गए 2, 9 3 27, यानी एलसीएम 306 और 73 को गुणा कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका चौथा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। पांचवें क्वेश्चन के लिए हल। अच्छा, किसी भी प्राकृत संख्या की घात अगर आपके n के रूप में है, यानी कोई संख्या है उसकी घात n है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, तो उस संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए क्या करेंगे, द्विघीय संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 होने ही चाहिए। अगर वो है तो 0 पे समाप्त होगी और नहीं है तो नहीं होगी। चलिए, तो हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, हमारे को संख्या दे रखी है हमारे को 6 की घात n, जहां n एक क्या है भाई, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो अब हम कैसे जांच करें कि द्विघीय संख्या 0 पे समाप्त होगी कि नहीं होगी। 6 के टुकड़े करो, 6 के टुकड़े किए तो क्या आया, 2 × 3 और उसकी घात क्या चल रही है, n चल रही है। क्या 6 के टुकड़े में 2 × 5 है, क्या नहीं है, इसलिए द्विघीय संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। अतः संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका चौथा सवाल हो गया, ये आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके, सॉरी पांचवा सवाल, इस तरीके से हमने सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा सवाल। व्याख्या कीजिए कि 7, अच्छा दोनों प्रकार की संख्या तरीके भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, भाज्य संख्याओं के लिए मैंने डिफिनेशन बता रखी है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हो, वे क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए देखिए व्याख्या करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, 7 × 11 × 13 + 13। व्याख्या करते, जांच करते भाज्य संख्या क्यों है। 2 पद होंगे आपके, ये 2 पद, दोनों पदों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो 7 × 11 और इधर क्या रह गया आपका 1 रह गया, है ना। सोल्व करो इसको तो 13 × 11 7 77 + 1 78, ये हो गया। अब क्या मैं इसके इंटू में 1 लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, एक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणे किसी भी संख्या के गुणे में 1 लगाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अतः आप कहोगे द्विघीय संख्या भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होंगे। हो गया 2 से 13 × 78 × 1, 78 के टुकड़े करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अतः क्या कहोगे आप, अतः ये है भाज्य संख्या है, अतः ये है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आपको इसी का दूसरा पार्ट भी करना है। 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अच्छा, इस तरीके का आपको कोई एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ, ये रास्ता है, ठीक है, ये आपका शुरुआत की कोई पॉइंट हो जाएगा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं भाई, सोनिया को समय लगता है, पूरा लिखना, सोनिया को समय, टाइम क्या लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं सोनिया को। और फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, रवि को मिनट लग रहे हैं 12 मिनट लगते हैं रवि को। तो फिर क्या कह रहा है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं, यानी यहाँ से ये है सोनिया आर रवि दोनों प्रारंभ करते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, कितने समय बाद में पुनः प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कुल समय आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कुल समय क्या हो जाएगा भाई, दोनों यहाँ से प्रारंभ हुए, रवि पहले पहुंच जाएगा, कितने मिनट में पहुंच जाएगा, 12 मिनट में पहुंच जाएगा। फिर कौन पहुंचेगी, सोनिया पहुंचेगी, कितने मिनट में पहुंचेगी, 18 मिनट में। आप एक चीज ध्यान दीजिए, रवि पहुंच गया पहले, तो रवि सोनिया का कितने मिनट वेट करेगा, 6 मिनट और वेट करेगा, तो इसमें 6 और प्लस कर दो, ये टोटल समय हो जाएगा, यानी 36 मिनट हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 12 और 18 का लसअप निकाल सकते हो, लसअप से भी ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरीके से 1.1 प्रश्नावली समाप्त हुई। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।